विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। आज हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मगध का उत्कर्ष। प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मगध का उत्कर्ष द्वितीय नगरीकरण भी बोलते हैं इसको हम। पहला नगरीकरण हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा नगरीकरण हो गया मगध का उत्कर्ष। इसके बाद आपका इतिहास जो है बहुत अच्छे से मिलेगा। मगध का उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन बन चुका है कई बार कि सबसे पहले मगध का उल्लेख कहां पर मिलता है। आंसर अथर्ववेद में मिलता है। डायरेक्ट मतलब सीधे एक वन लाइनर क्वेश्चन होता है सीधे कि मगध का उल्लेख पहली बार कहां पर मिलता है। आंसर जो चौथा वेद है अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कीकट क्षेत्र से समीकृत किया गया है। कीकट क्षेत्र को हाईलाइट करना है, यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है कि ऋग्वैदिक कालीन कीकट क्षेत्र से क्या ध्वनित होता है। आंसर मगध। आंसर मगध। वैदिक साहित्य में मगध का उल्लेख अपेक्षा और अवहेलना की दृष्टि से किया गया है। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत एवं पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश था, जिसका संस्थापक जरासंध का पिता बृहद्रथ था। जरासंध का नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो जरासंध का पिता बृहद्रथ था। जरासंध इस वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक था। अंतोतगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा था। तो देखा होगा आपने, अगर महाभारत देखी है तो दो फाड़ करने पड़ते हैं किसके, जरासंध के। वो बार बार फिर जुड़ जाता था, है ना। फिर बाद में क्या करते हैं, एक फाड़ उधर और एक फाड़ दो अलग अलग दिशाओं में फेंका जाता है, तब जाके मृत्यु होती है किसकी, जरासंध की। जरासंध जो था वो अपराजित था, लेकिन उसको फिर भगवान कृष्ण के निर्देश पर भीम ने क्या किया, पराजित किया और मार दिया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार बृहद्रथ वंश के बाद मगध पर हर्यंक वंश यानी 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व की सत्ता स्थापित हुई। इस वंश का प्रथम महान शासक बिंबिसार हुआ, जिसने अंगराज्य को अपने में मिलाकर मगध साम्राज्य की नींव रखी। थोड़ा सबसे पहले ध्यान रखना कि जब भी आप कोई इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जरूर याद किया करें। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सबसे प्राचीन जो वंश है वो क्या है, बृहद्रथ वंश है। क्रम देगा वो आपको, बृहद्रथ वंश के बाद क्या देगा, हर्यंक वंश देगा। क्या देगा, हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। नंद वंश के बाद मौर्य। मौर्य के बाद शुंग। शुंग के बाद कण्व और कण्व के बाद सातवाहन। ये आपने याद रखना है। क्या 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 बोला मैंने, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश के बाद हर्यंक वंश। फिर इनका टाइम पीरियड याद रखना है आपने। क्या रखना है, जैसे हर्यंक वंश है तो 544 से 412 ईसा पूर्व। ठीक है, हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। फिर नंद वंश 344 ईसा पूर्व से और 23 ईसा पूर्व तक। कब तक, 23 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद नंदवंश के बाद क्या पढ़ना है आपने, हाँ 323। फिर नंदवंश के बाद पढ़ना है आपने 323 के बाद मौर्य वंश। ठीक है, फिर मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, है ना। पहला ज्ञात ब्राह्मण राजवंश कौन सा है, शुंग वंश है। शुंग वंश के बाद कण्व, कण्व के बाद सातवाहन। ये समझ में आ गया। फिर इसमें क्या करना है आपने, इनके राजाओं के नाम, इनकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो याद करना है आपने। कौन कौन राजा हुए जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनके अगल बगल पढ़ना है आपने पूरा इतिहास। ठीक है, पहला और आखिरी राजा याद करना जरूरी होता है। पहला राजा सबसे महान राजा, सबसे शक्तिशाली राजा जो होगा, दूसरा वो, और तीसरा जो सबसे लास्ट राजा होता है। तीन तो याद करना है। ठीक है, जैसे हर्यंक वंश हम पढ़ते हैं तो बिंबिसार संस्थापक है। बिंबिसार के बाद उसका बेटा आता है कौन, अजातशत्रु। पितृहंता है ये सब, अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। अजातशत्रु के बाद उदयन बैठता है, उदयभद्र भी उसका नाम। उदयन के बाद अनिरुद्ध बैठता है। अनिरुद्ध के बाद मुंडक है। मुंडक के बाद नागदशक है। नागदशक जो है वो अंतिम शासक है किसका, हर्यंक वंश का। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार बृहद्रथ वंश के बाद मगध पर हर्यंक वंश यानी 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व की सत्ता स्थापित हुई। इस वंश का प्रथम महान शासक बिंबिसार हुआ, जिसने अंग राज्य को अपने में मिलाकर मगध साम्राज्य की नींव रखी। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ और उसने धीरे धीरे सभी महाजनपदों को विजित करके एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। मगध की सफलता का प्रमुख कारण
निम्नलिखित थे। नंबर 1, मगध की भौगोलिक स्थिति। अब ये मेंस का क्वेश्चन बनता है कि इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, तो आपने सारे लिखने जो मैं बताने वाला हूं आपको। नंबर 1, मगध की भौगोलिक स्थिति। जो मगध की भौगोलिक स्थिति थी, सामरिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम थी। उसकी दोनों राजधानियां यानी गिरिव्रज यानी राजगृह और पाटलिपुत्र उत्तम भौगोलिक स्थिति में थी। जहां गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से घिरा था, वहीं पाटलिपुत्र 3 नदियों गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित जल दुर्ग के समान था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जल दुर्ग के बारे में, कौन सा? पाटलिपुत्र वाला। कि वो 3 नदियां कौन सी थी? तो गंगा थी, गंडक थी और सोन थी। ठीक है। दूसरा कारण क्या था? मगध के जंगलों में लोहे की खानें थी। जहां लोहा होगा वहां के जो औजार और हथियार होंगे वो बड़े उन्नत होंगे। बल्कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि द्वितीय नगरीकरण का कारण क्या था, द्वितीय नगरीकरण क्यों हुआ? तो आंसर लोहे का प्रयोग। आंसर लोहे का प्रयोग। एक यहां पर था लोहे की खानें, एक अवंती में थी, इसलिए अवंती भी बहुत क्या है, ताकतवर राज्य है। ठीक है, महिष्मती। तो मगध के जंगलों में लोहे की खानें थी जो अस्त्र शस्त्र के लिए महत्वपूर्ण थी। साथ ही इन जंगलों से हाथी भी मिलते थे जो युद्ध में बहुत सहायक सिद्ध होते थे। तीसरा कारण था कि मगध में योग्य राजाओं की परंपरा बनी रही। योग्य राजाओं की, एक से बढ़कर एक योग्य राजा हुए। कहां पर? मगध में, और जगह नहीं हो पाए उतने। चौथा, मगध क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था। यहाँ धान का उत्पादन अधिक होता था, जिससे यहाँ की जनता को पर्याप्त भोजन मिलता था। यह जनसंख्या वृद्धि में भी सहायक रहा, जिससे निरंतर स्वस्थ सैनिकों की आपूर्ति होती रही। अगला कारण जो है, विभिन्न नदियों ने परिवहन व्यवस्था को बनाए रखा, जिससे व्यापारिक प्रगति भी हुई, जिससे मगध की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई और बड़े बड़े युद्धों को जारी रखने में मददगार बनी। तो ये कारण लिखना है आपने कि ऐसा क्या कारण था कि मगध इतना शक्तिशाली था। तो मेन कारण मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हरियंक वंश पे। 544 से 412 ईसा पूर्व। तो बौद्ध मतानुसार हरियंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो मगध का प्रथम राजवंश था। पौराणिक मतानुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश वृहद्रथ वंश था। बौद्ध ग्रंथों में हरियंक वंश को पितृहंता वंश की संज्ञा दी गई है। पैट्रिसाइड बोलते हैं, पितृहंता है ना, पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं इसमें। इस वंश का अंतिम राजा नागदशक था। कौन था? नागदशक। पहले राजा के बारे में पढ़ते हैं, बिंबिसार। 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहा है गद्दी पर। यह हरियंक वंश का संस्थापक था। हरियंक वंश नाग वंश की एक उपशाखा थी। किस वंश की? नाग वंश की एक उपशाखा थी। D.R. भंडारकर इतिहासकार है। उनका मानना है कि बिंबिसार पहले लिच्छवियों का सेनापति था, बाद में मगध का शासक बन गया। उसके अनुसार लिच्छवियों का शासन मगध पर भी था, जैसे कि सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। क्या कहा गया है? सुत्त निपात जो है वो पुस्तक है, मतलब लिटरेचर है, उसमें कहा गया है कि वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार का पिता बोधिस यानी क्षेत्रोजस राजगृह का शासक था। बौद्ध ग्रंथ लिखते हैं कि बिंबिसार का पिता भी क्या था? शासक था राजगृह का, जिसका नाम क्या था? बोधिस था या क्षेत्रोजस। उसी ने 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार को राजा बनाया। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। अब ये जो उपनाम है ना, ये याद रखना। कहीं पर पूछेगा कि श्रेणिक किसका नाम है, कहीं पर पूछेगा कुणिक किसका नाम है ना, कहीं पर पूछेगा, अलग अलग नाम पूछेगा। तो अभी याद रखना है आपने कि बिंबिसार का एक अन्य नाम क्या है? श्रेणिक। क्या नाम है? और ये कौन, किस साहित्य में मिलता है? जैन साहित्य में मिलता है। या ऐसे भी पूछ सकता हूं, जैन साहित्य में बिंबिसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु वैवाहिक संबंधों, कूटनीति और युद्धों का प्रयोग किया। सर्वप्रथम उसने तीनों महत्वपूर्ण वंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह करके उसने अपनी उत्तरी सीमा सुरक्षित की। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह कर उसने अपनी उत्तरी सीमा सुरक्षित की। अब ध्यान रखना, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन महावीर स्वामी की मां है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की माता जो है वो कौन है? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। इसका मतलब
महावीर स्वामी के मामा जी हो गए कौन? चेटक। कौन हो गए? मामा जी हो गए। और मामा जी की बेटी चेलना या छेलना हो गई बहन, और बहन अगर छेलना हो गई तो जीजा जी कौन हो गए? बिंबिसार। कौन हो गए? बिंबिसार। यानी महावीर स्वामी और बिंबिसार के बीच में क्या संबंध था? तो बिंबिसार के पास महावीर स्वामी की मामा जी की पुत्री बिंबिसार की वाइफ थी। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बना हुआ यूपी में। कहीं आप सोच रहे हो ऐसे ही मैं आपसे आमोद प्रमोद कर रहा हूं। समझ में आया? तो यूपी वाले ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं पूछा उन्होंने, जीजा साला नहीं पूछा उन्होंने पूछा कि किसका संबंध था महावीर स्वामी से, मतलब रिश्तेदारी। तो आंसर बिंबिसार की। अगला, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन मां कौशला से विवाह किया और साथ में 1 लाख की वार्षिक आय वाला काशी का प्रांत भी दहेज में प्राप्त किया। कौशल भी बहुत शक्तिशाली राज्य था। वहां का राजा कौन? प्रसेनजीत। उसकी बहन कौन? महाकौशला देवी, है ना। तो महाकौशला देवी का विवाह किसके साथ हुआ? बिंबिसार के साथ हुआ। दहेज में क्या मिला? काशी मिला। काशी 1 लाख रुपए उस जमाने में वार्षिक आय देता था। बाद में क्या हुआ? बाद में पता ही है आपको, अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो प्रसेनजीत ने कहा जब जीजा जी नहीं रहे तो फिर ये काशी का क्या मतलब है, वापस लो काशी। फिर लड़ाई हुई, लड़ाई हुई तो क्या हुआ? हाँ जी, प्रसेनजीत हार गया। फिर अजात शत्रु के साथ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अगला, मद्र देश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर मद्रों का समर्थन प्राप्त कर लिया। मद्र देश कुरु का समीपवर्ती था। इसके अलावा बिंबिसार ने अवंती और गांधार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। गांधार नरेश पुक्कुसाती ने बिंबिसार के दरबार में अपना दूध भेजा था। जब अवंती नरेश पांडु रोग से पीड़ित था तब बिंबिसार ने उसके इलाज के लिए राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा। मैंने कहा एक ही राज्य था जो खतरनाक था इसके लिए, मगध के लिए, वो कौन था? अवंती। क्योंकि अवंती में भी लोहे की खानें थी, वहां के सैनिक भी क्या थे? ठीक ठाक थे, ताकतवर थे। तो क्या हुआ कि इंतजार करता रहा, इसके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। किसके साथ? अवंती नरेश के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। तो क्या हुआ? अवंती नरेश जब पांडु रोग से ग्रसित हो गया, बिंबिसार ने उसका इलाज करने के लिए अपना डॉक्टर यानी राजवैद्य भेजा, जिसका नाम क्या था? जीवक था। क्लियर हो गया? कूटनीतिक और वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए सैनिक अभियान का सहारा लिया। मगध के पड़ोस में अब सबसे शक्तिशाली राज्य अंग ही था। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके वहां की राजधानी चंपा पर अधिकार कर लिया और वहां के शासक ब्रह्मदत्त को मारकर अपने राज्य में मिला लिया। अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का उपराजा बनाया। कहां का? अंग का। ये अंग वही जगह है जहां का आपने सुना अंग नरेश कर्ण, है ना। वहां का उपराजा किसे बना दिया? अजात शत्रु को बना दिया। राय चौधरी जो कि इतिहासकार हैं, उनके अनुसार बिंबिसार ने अंग विजय से मगध के राज्य विस्तार की यह परंपरा शुरू हुई जो अशोक के कलिंग विजय के पश्चात ही समाप्त हो पाई। अशोक के कलिंग विजय के पश्चात ही समाप्त हो पाई। अगला, बिंबिसार की अन्य उपलब्धियां जो हैं, उसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर बिंबिसार ने। राजधानी किसने बनाया राजगृह को? आंसर बिंबिसार ने। मगध के प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद के निर्देशन में इसका निर्माण किया गया। बिंबिसार एक धर्मसहिष्णु शासक था, तभी तो बौद्ध और जैन दोनों ही उसे अपना अनुयायी बताते हैं। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास हेतु वेणुवन नामक विहार बनवाया था। आईएएस का क्वेश्चन है, वेणुवन नामक विहार किसने दिया बुद्ध के निवास हेतु? आंसर बिंबिसार ने दिया। किसने दिया? बिंबिसार ने दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बिंबिसार ने बुद्ध के निवास हेतु वेणुवन नामक विहार बनवाया था। उसने भिक्षुओं के लिए तर्पण्य अर्थात नदी पार करने के शुल्क को भी माफ कर दिया था। तर्पण्य मतलब होता है नदी पार करते हुए जो शुल्क दिया जाता था उसको
माफ कर दिया। किंतु बिंबिसार के जीवन का दुखद अंत हुआ। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया और कारागार में भीषण यातना देकर मरवा दिया। किसके उकसाने पर? देवदत्त के कहने पर। ये देवदत्त की कहानी सुनी होगी बचपन में जब छोटे थे, ये सब देवदत्त और महात्मा बुद्ध। क्या हुआ था? देवदत्त ने तीर चलाया, एक पक्षी पे लगा, पक्षी घायल हो गया। बुद्ध ने क्या किया? उसे बचाया, उस तीर को निकाला, उसका उपचार किया, है ना। तो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। देवदत्त ने कहा मेरा है ये पक्षी, क्योंकि तीर मैंने मारा। बुद्ध ने कहा भाई मैंने बचाया इसको, ये मेरा है। फिर न्याय हुआ जब, तो न्याय में पता चला कि राजा ने कहा मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। ठीक है। अगला अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र और एक साम्राज्यवादी शासक था। जैन परंपरा में इसे कुणिक तथा बौद्ध परंपरा में अजातशत्रु को वैदेही पुत्र की उपाधि प्रदान की गई है। अब जैसे मैंने बोला आपको कि जैन ग्रंथों में श्रेणिक किसे कहा गया है, तो आंसर बिंबिसार को कहा गया है। कुणिक किसे कहा गया है? आंसर अजातशत्रु को कहा गया है। किसको? कुणिक किसको कहा गया है? अजातशत्रु को कहा गया है। अजातशत्रु का एक अन्य नाम जो है वो वैदेही पुत्र भी है। क्या है? वैदेही पुत्र भी है। इसका मतलब इसकी मां शायद विदेह की रही होगी, इसलिए वैदेही पुत्र भी इसका एक नाम है। अजातशत्रु का संघर्ष कौशल, वज्जियों और मल्लों से हुआ। अजातशत्रु का सर्वप्रथम संघर्ष कौशल से हुआ। जब बिंबिसार को अजातशत्रु ने मरवा दिया, तब इस दुख से महाकौशला का भी निधन हो गया। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने क्रोधित होकर काशी पर अधिकार कर लिया और यही संघर्ष का कारण बना। अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण किया और विजयी हुआ, परंतु दूसरे युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुआ और प्रसेनजीत ने उसे बंदी बना लिया। परंतु स्थायी शांति के लिए उसे मुक्त कर दिया गया और उसने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके पुनः काशी प्रांत जो है वो दहेज में दे दिया। इतना समझ में आ गया? वाजिरा का नाम याद रखना आपने। अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था? मतलब प्रसेनजीत की किस पुत्री के साथ हुआ था? आंसर वाजिरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु का दूसरा संघर्ष वज्जी संघ से हुआ। वज्जी संघ में वैशालियों के लिच्छवी प्रमुख थे। इस संघर्ष के कई कारण बताए जाते हैं। विनय पिटक के अनुसार लिच्छवी लोग रात को मगध की राजधानी पर उत्तर की ओर से आक्रमण करके लूटपाट करते थे। सुमंगल विलासिनी के अनुसार गंगा नदी के किनारे रत्नों की खान थी, जिस पर वज्जी और मगध दोनों अधिकार करना चाहते थे। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने चेलना / छेलना से उत्पन्न हल्ल और बेहल नामक पुत्र थे, जो बिंबिसार की मृत्यु के बाद अपने नाना चेटक के पास चले गए थे। बिंबिसार द्वारा उन्हें दिए गए हाथी और रत्नों के हार की मांग अजातशत्रु ने की, तो चेटक ने देने से मना कर दिया। यही युद्ध का कारण बना। ये 3 कारण बताए जाते हैं, एक विनय पिटक के अनुसार, दूसरा सुमंगल विलासिनी के अनुसार और तीसरा जैन ग्रंथों के अनुसार। ठीक है। कारण कुछ भी रहा हो, युद्ध का कारण साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा और गंगा नदी पर नियंत्रण स्थापित करना था, जो व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण थी। वैशाली के लिच्छवी वज्जी संघ का भाग होने के कारण बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए अजातशत्रु को उनके विरुद्ध भेद नीति अपनानी पड़ी। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्स्यकार, इसका नाम याद रखना मंत्री का, क्वेश्चन बना हुआ है, वत्स्यकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवाई और वज्जियों से राज्य की सुरक्षा हेतु पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार रथ मूसल, यानी रथों को तोड़ने वाली मूसल, टैंक जैसा कोई अस्त्र, और महाशिलाकंटक यानी शिला प्रक्षेपास्त्र, यानी बड़ी बड़ी शिलाओं को फेंकने वाला प्रक्षेपास्त्र महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। 16 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अंततः अजातशत्रु को विजय प्राप्त हुई। लिच्छवियों के साथ साथ पराजित राज्यों काशी, विदेह, मल्ल आदि पर भी मगध का आधिपत्य कायम हो गया। अजातशत्रु का अवंती के साथ भी मैत्री संबंध नहीं रहा, यद्यपि उसके पिता बिंबिसार के समय अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि चंड प्रद्योत के आक्रमण से अपनी राजधानी राजगृह को सुरक्षित रखने के लिए अजातशत्रु ने उसका दुर्गीकरण करवाया, परंतु इस संघर्ष को टलवाने में वत्सराज उदयन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उदयन का विवाह अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती के साथ हुआ था।
साथ ही वे प्रद्योत के भी दामाद थे। संभवतः मगध और अवंती के बीच उदयन ने ही मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। ध्यान रखना, बिंबिसार के समय अवंती का नरेश प्रद्योत था। कौन था? उसको पांडु रोग हुआ था, पीलिया हो गया था, जॉन्डिस हो गया था। उसका इलाज बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने किया था। तो मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए थे। लेकिन अजातशत्रु के आते आते अवंती के साथ भी क्या हो गए? मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो गए, शत्रुता हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ? बीच में एक मध्यस्थता की गई, वो वत्सराज उदयन के द्वारा की गई। अगला, अजातशत्रु बौद्ध मतानुयायी था। भरूच स्तूप की एक वेदिका पर अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करता हुआ उत्कीर्ण किया गया है। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसी के शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अजातशत्रु ने बुद्ध के शरीर अवशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। 483 ईसा पूर्व मेरे ख्याल से पहली बौद्ध संगति जो हुई वो किसके समय में हुई? अजातशत्रु के समय में हुई, 483 ईसा पूर्व। फिर क्या होता है? 100 साल बाद फिर होती है 383 ईसा पूर्व में। वो किसके समय में होती है? कालशोक के समय में होती है। किसके समय में? तीसरी बौद्ध संगति फिर अशोक के समय में होती है, और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में होती है, कुंडलवन कश्मीर में। समझ में आ गया? तो ये बाद में पढ़ेंगे हम, बौद्ध संगतियां पूरा डिटेल पढ़ना है। और फिलहाल याद रखना कि अजातशत्रु के समय में ही 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और इस बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने विनय पिटक और सुक्त पिटक का पाठ किया। किसका? पिटक मतलब होता है टोकरी। विनय पिटक और सुक्त पिटक मतलब, विनय पिटक का मतलब हो गया कि बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियम जिनमें लिखे हुए थे वो विनय पिटक में, और विभिन्न अवसरों पर महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए जो उपदेश थे उनका संकलन जो था वो क्या था? सुक्त पिटक था। ठीक है, बाद में तीसरी बौद्ध संगति जब होती है अशोक के समय, तो तीसरा पिटक लिखा जाता है जिसका नाम क्या? विदम्भ पिटक। क्लियर हो गया? अगला आता है भी उदयन और उदयभद्र, 460 से 444 ईसा पूर्व। बौद्ध और जैन मतानुसार उदयन अजातशत्रु का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, और उसने अजातशत्रु को मारकर गद्दी प्राप्त की। बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता कहा गया है, पेट्रिसाइड कहा गया है, किंतु जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में उसे पितृभक्त बताया गया है। उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का उपराजा था। परिशिष्ट पर्वण के अनुसार, परिशिष्ट पर्वण जो है वो हेमचंद्र ने लिखी है। परिशिष्ट पर्वण जैन ग्रंथ है। क्या है? जैन पुस्तक है परिशिष्ट पर्वण। किसने लिखी है? हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण में लिखा है कि उदयन को कुलीनों और अमात्यों ने राजा बनाया। कुलीन बोलते नोबल्स, ब्लू ब्लड, और अमात्यों ने राजा बनाया। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ध्यान रखना, राजगृह की स्थापना किसने की थी? राजगृह नामक नवीन नगर बिंबिसार ने बसाया था, उसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब उसके पोते यानी बिंबिसार का बेटा हो गया अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा होगा कौन? उदयन, उदयभद्र। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, गंगा, सोन और पुनपुन, है ना। तो उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिसे कुसुमपुर भी कहा जाता है, कुसुम ध्वज भी कहा जाता है। उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। जैन मतानुयायी वह जैन मतानुयायी था, जैन धर्म को मानता था, और उसने पाटलिपुत्र में एक जैन चैत्य गृह भी बनवाया था। चैत्य ध्यान रखना, ये हम वैसे बौद्धों में पढ़ते हैं। चैत्य मतलब मंदिर होता है, जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे बौद्धों के जो मंदिर है उन्हें क्या कहा जाता है? चैत्य। ये भी आईएएस का क्वेश्चन है कि बौद्धों के मंदिर को क्या कहा जाता है? आंसर चैत्य कहा जाता है। समझ में आ गया? अगर विहार बोलेगा तो वहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं विहार में। विहार अलग चीज हो गई, चैत्य हो गया मंदिर उनका। ठीक है, तो जैन मतानुयायी था कौन? उदयन, और उसने पाटलिपुत्र में एक जैन चैत्यागृह बनवाया था। वहां वह व्रत करता था और आचार्यों का उपदेश भी सुनता था। एक दिन जब वह उपदेश सुन रहा था तब किसी ने छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी। उदयन के तीनों उत्तराधिकारी यानी अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक अयोग्य सिद्ध हुए। फलतः शासन तंत्र शिथिल पड़ गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार से नागदशक तक मगध के सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या की। सभी ने क्या की?
अपने पिता की हत्या की। इसी कारण पितृहंता वंश, हर्यंक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश के अंतिम शासक नागदशक को जनता ने सिंहासन से उतार दिया और एक योग्य अमात्य शिशुनाग को राजा बनाया। किसको बनाया? अब यहां से शुरू होता है शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के विषय में महावंश की टीका में कहा गया है कि वह एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था, परंतु पुराण उसे क्षत्रिय कहते हैं। यही मत सर्वाधिक मान्य भी है। तो शिशुनाग जो है वो क्षत्रिय है, ये कौन कहते हैं? ये पुराण कहते हैं। जबकि महावंश टीका कहती है कि लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। कौन? शिशुनाग। यार इस देश में ब्लड पर बड़ा ध्यान दिया गया, किसका बेटा है, किसका भाई है, किसका होता है ना। रक्त संबंधों पर बड़ा चर्चा चलती है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। रही चली है, मतलब क्या चली है? उसका बेटा है। बड़े इमोशनल लोग हैं इस देश में, ये पता है आपको? नहीं। वो ऐसे कि 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई, राजीव गांधी जी को खड़ा किया गया। जानते हैं कितनी सीटें आई थी? 415। आप बोलते ना मोदी मैजिक, वो भी 415 टच कर गई क्या बीजेपी? नहीं की। लेकिन क्योंकि एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, यहाँ हत्या हुई थी, मृत्यु भी नहीं बोलेंगे, हत्या हुई थी इस देश में, और उनका जो अंतिम भाषण था उसमें ये कहा था उन्होंने कि मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूती देगा और अखंड भारत को जीवित रखेगा। तो पूरे देश ने उस भाषण की अंतिम पंक्तियों को पकड़कर क्या किया? वोट किया। राजीव गांधी जी पायलट थे मेरे ख्याल से, राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, लेकिन नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होते हुए भी सबसे ज्यादा जो सीटें आज तक इस देश में किसी ने जीती हैं जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में, वो कौन है? राजीव गांधी जी। ठीक है। और सबसे योग्य लोग थे उस समय, तो बहुत सारी चीजें हुई। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भी निधन हो गया है ना, तो बड़ा दुखद है। ठीक है। लोग, फिर दूसरी बात यह है कि इस देश में लोग बातें बहुत करते हैं, विद्वता नहीं देखते हैं किसी की। मनमोहन सिंह के बराबर इकोनॉमिस्ट ना तो इस देश में मेरे ख्याल से, जो अगर प्रधानमंत्रियों में मैं बोलूं तो इकोनॉमी का जितना ज्ञान मनमोहन सिंह जी को था, ना तो आज तक किसी को था, और आगे अगर किसी को होगा तो अलग बात है ना। यानी इकोनॉमिक्स की समझ और इकोनॉमी की समझ जो एक प्रधानमंत्री रखते थे, तो उसके बराबर तो कुछ भी नहीं है। और आपको एलपीजी से अवगत कराने वाले, इस देश को ऊपर बढ़ाने वाले जो थे, वो भी कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। चलो जी, बोल नहीं पाते थे। जो विद्वान होगा, जो बहुत अध्ययन करेगा, वो नहीं उतनी ऊर्जा रहती भाई बोलने की, बीमारियां घेर लेती हैं। चलो, उदय ने उदय भद्र बता दिया मैंने। शिशुनाग वंश के बारे में बता रहा था। शिशुनाग के विषय में महावंश की टीका में कहा गया है कि वह एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था, परंतु पुराण उसे क्षत्रिय कहते हैं। यही मत सर्वाधिक मान्य है। शिशुनाग ऐतिहासिक काल का पहला शासक था। ये इसको हाईलाइट कीजिए भाई। ऐतिहासिक काल का पहला शासक किसे माना जाता है? आंसर शिशुनाग को, जिसे जनता ने हर्यंक वंश के अंतिम राजा नागदशक को अपदस्थ करके राजा चुना। मतलब जिसको जनता चुन रही है, ऐतिहासिक काल का पहला शासक जिसे जनता क्या कर रही है? बिठा रही है अपनी मर्जी से। शिशुनाग ऐतिहासिक काल का ऐसा पहला शासक है जिसे जनता ने हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ करके राजा चुना था। ये बड़ी बात है, राजा चुना। तो राजा चुना जहां पर बता रहा हूं मैं, उसको खास ध्यान देना है आपने। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। उसने अवंती को विजित करके मगध साम्राज्य की सीमा को मालवा तक विस्तृत कर दिया। इस विजय से मगध का वत्स पर भी अधिकार हो गया, क्योंकि इस समय वत्स अवंती के अधीन था। यह विजय आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मगध को एक व्यापारिक मार्ग पाटलिपुत्र से वत्स व अवंती होते हुए भड़ौच यानी पश्चिमी तट तक मिल गया। भड़ौच जो है वो, उसको यूनानियों ने आगे चलकर बेरी गाजा कहा है। भड़ौच, भरुकच या बेरी गाजा, ये क्वेश्चन बना। भड़ौच को यूनानी इतिहासकारों ने किस नाम से अभिहित किया है? आंसर बेरी गाजा। और भड़ौच जो है बंदरगाह है।
भड़ौच क्या है? भारूकच्छ, पश्चिमी तट का बड़ा इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। इससे मगध पश्चिमी विश्व से जुड़ गया। शिशुनाग ने राजगृह से अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। अब शिशुनाग कहां लेके आ रहा है राजधानी को? वैशाली। फिर ध्यान रखना, बिंबसार अपनी राजधानी राजगृह को बना रहा है, उदयन या उदयभद्र अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना रहा है, शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली को बना रहा है। किसको? वैशाली को। ठीक है भाई। तो शिशुनाग वंश जो है वो आपको पता ही है 412 से 394, उसमें फिर आता है कालशोक, काकवर्ण, कौवे के वर्ण जैसा, है ना, काकवर्ण भी बोला जाता है कालशोक को। ये 394 से 366 ईस्वी तक रहता है। फिर उसके बाद नंदीवर्धन, महानंदन, ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। नंदीवर्धन या तो नंदीवर्धन का नाम याद रखना आपने, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, क्योंकि नंद वंश का जो महापद्मानंद है वो उसी को अपदस्थ करके गद्दी पर बैठेगा। कालशोक के बारे में पढ़ लेते हैं। 394 से 366 ईसा पूर्व, पुराणों में से काकवर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके समय में स्थायी रूप से पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। कालशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तो द्वितीय, मैंने बताया था आपको 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध संगीति किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय में? कालशोक के समय में, 383 ईसा पूर्व में। कब? 100 साल का अंतर होता है पहली और दूसरी बौद्ध संगीति। ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगीति शायद 249 कुछ ऐसा होता है, 252 लिखा होता है कहीं पर, बीसी, बिफोर क्राइस्ट में ही होती है। चौथी बौद्ध संगीति जो होती है वो एनो डोमिनी में होती है, 78 AD के आसपास। ठीक है। तो हर्षचरित्र के अनुसार, किसने लिखी? हर्षचरित्र, बाण भट्ट ने लिखी। हर्षचरित्र के अनुसार किसी व्यक्ति ने काकवर्ण के गले में छुरा भोंककर हत्या कर दी। माना जाता है कि हत्यारा नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। इसने शिशुनाग वंश की स्थिति इससे शिशुनाग वंश की स्थिति दयनीय हो गई और काकवर्ण के उत्तराधिकारी मात्र 22 वर्ष तक की शासन कर सके। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदन था। कौन था? नंदीवर्धन या महानंदन। उसके बाद आता नंदवंश 344 से 324 ईसा पूर्व। नंदवंश को शूद्र जाति का माना जाता है। भारतीय और विदेशी सभी स्रोत नंदों को शूद्र कहते हैं। पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश के बाद शूद्रों का शासन होगा। पुराणों के अनुसार शिशुनाग का नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदन की शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में उल्लिखित है कि महापद्मानंद नपित पिता यानी नाई पिता और वैश्या माता का पुत्र था। बौद्ध धर्म ग्रंथ महावंश टीका का मानना है कि नंद अज्ञात कुल के थे और डाकुओं के गिरोह के मुखिया थे। डाकुओं के गिरोह के मुखिया थे। ठीक है। तो नंद वंश के जो प्रमुख शासक हैं मैं बता देता हूं। मैं महापद्मानंद, उग्रसेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उग्रसेन या महापद्मानंद। उसके बाद आता पंडुक, उसके बाद आता पंडुगति, उसके बाद आता भूतपाल, फिर राष्ट्रपाल, फिर गोविशाणक, फिर दशदक, कैवर्त और धनानंद। धनानंद जो है वो अंतिम शासक है, 9वें नंबर का शासक है। किसका? नंदवंश का। नंदवंश का 9वें नंबर का शासक जो आता है वो कौन आता है? धनानंद। ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि महापद्मानंद जो है वो नपित पिता यानी उसका पिता नाई था और माता जो थी वैश्या थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ महावंश टीका का मानना है कि नंद अज्ञात कुल के थे, डाकुओं के गिरोह के मुखिया थे। यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार धनानंद मतलब अग्रमीज। अब देखो फिर इसका नाम याद कर लीजिए, जैसे आपने श्रेणिक कुणिक किया वैसे अग्रमीज। धनानंद सन ऑफ रिच यानी एक बहुत अमीर व्यक्ति का बेटा। वैसे भी जो महापद्म और ये महापद्म जो आप सुनाई दे रहे हैं ये गिनती में आता है। अभी जो प्राचीन भारतीय गिनती है ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, 10 पद्म और फिर 10 पद्म से भी ऊपर जो है महापद्म। बहुत
धन था किसके पास? महापद्मनंद के पास। जब बल्कि धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य का वो चल रहा था, क्या युद्ध चल रहे थे, तो कहा जाता है कि धनानंद ने सारा धन जो है वो पाटलिपुत्र के आसपास कहीं छुपा दिया था, उसको ढूंढना बाकी है अभी। ठीक है, इतना धन। यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार धनानंद धनानंद का पिता अर्थात महापद्मनंद जाति का नाई था। वह अपनी सुंदरता के कारण रानी का प्रेम पात्र बन गया और राजा का विश्वास प्राप्त कर छल से राजा की हत्या कर दी। डियोडोरस भी ऐसी ही बात कहता है, परंतु वह राजा की हत्या का आरोप रानी पर लगाता है। इस पर लगाता है, रानी पर लगाता है। महापद्मनंद के बारे में पढ़ते हैं। महाबोधि वंश में इसका नाम उग्रसेन मिलता है, इसको हाईलाइट करना है आपने। उग्रसेन किसका नाम है? महापद्मनंद का नाम है। अग्रमीज किसका नाम है? धनानंद का नाम है। तो ये उपनाम क्या होंगे? आपको 4 नाम देगा, 4 उपनाम देगा, मैच कर रहे हैं आपने। क्या करने हैं? श्रेणिक, कुणिक, उग्रसेन और अग्रमीज, ये 4 नाम याद रखना है आपने। तो महाबोधि वंश में इसका नाम, जो महापद्मानंद का नाम है, उग्रसेन मिलता है। भगवत पुराण की टीका में कहा गया है कि उसके पास पद्म सेना अथवा इतनी ही संपत्ति थी। कितनी? पद्म के बराबर, इसलिए उसका नाम महापद्म पड़ा। पुराणों में उसे एक छत्र पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक, भार्गव यानी अपरोप परशुराम या द्वितीय परशुराम के समान सर्व छत्रांतक, एक राट, कली का अंश आदि की उपमा प्रदान की गई है। उसने अपने जैन मंत्री कल्पक की सहायता से सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया। किसने? यानी भगवान परशुराम के साथ तुलना की जाती है किसकी? महापद्मानंद की। परशुराम के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परशुराम जी ने भी 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे ही इसने भी किया सभी क्षत्रियों का विनाश, तो इसलिए अपने जैन मंत्री कल्पक की सहायता से सभी क्षत्रियों का विनाश किया, इसलिए द्वितीय परशुराम कहा जा रहा है। किसको? महापद्मानंद। क्लियर हो गया? महापद्मानंद के पास एक विशाल सेना थी। कर्टियस के अनुसार नंदों की सेना में 20,000 अश्वरोही, 2 लाख पैदल, 2,000 रथ, 3,000 हाथी थे। कितने? 3,000 हाथी। अब पढ़ने में तो बड़ा आसान सा लगता है, एक हाथी आता है तो समझते ही होंगे आप क्या उथल पथल मचती है। 3,000 जब हाथी चलते होंगे युद्ध में, तो सोचो आप क्या होता होगा। हाँ, तो डराना ही तो है जनता को, और क्या करना है। शासन अगर जनता पर करना तो जनता को डराया जाता है। नहीं समझे? आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। उसने 6 लाख की सेना लेके संपूर्ण भारत को रौंद डाला। उसकी 6 लाख की सेना थी, यहां तो आप 2 लाख पैदल पढ़ रहे हो खाली। 6 लाख की सेना। अब आप बोलोगे 6 लाख क्या होता है? कितनी जनसंख्या देश की? हाँ जी, 140। कितनी है? 150 करोड़ हो गई कंफर्म। सेंसस तो आया नहीं अभी। आर्मी कितनी है हमारी? कितनी है आर्मी? 12 लाख है हमारी। हमारी आर्मी में कितने जवान हैं? 12 लाख। ऑफिसर सब मिलाकर 10,000 ऑफिसर्स की कमी है। कारण ये है कि उस तरफ जा नहीं रहे हैं लोग। उतनी ही एनसीसी है हमारी। एनसीसी के 12,20,000 है पूरे देश में। जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो कितने हैं? 12,20,000। भगवान ना करे कभी देश पर जब विपत्ति आएगी तो जितने भी एनसीसी के लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा। पहली प्रायोरिटी जो होगी उनको दी जाएगी। किसमें? भर्ती होने के लिए। ये पता है? सी सर्टिफिकेट लेके रखो। अच्छा जी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, अर्धसैनिक बल भी हैं, पुलिस भी है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो आप ये सोचो कि आज इतनी बड़ी जनसंख्या के पर खाली 12 लाख क्या है? आर्मी है। उस जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना ली रखी। कैसे उसको पोषित किया होगा उस सेना को, समझते हो? सेना को वेतन भी देना पड़ता है, हाथियों को चारा भी खिलाना पड़ता है, और पेडिग्री नहीं खाते हाथी। क्या खाते हैं? टनों में खाते हैं, गन्ना और जो भी खाना होगा उनमें। उनका खाना ऐसे नहीं होता कि प्लेट में सजा के दे दिया आप, टनों में खाते हैं। तो अब सोचो ना आप, 3,000 हाथी। चलो
महापद्मानंद ने कलिंग की भी विजय की थी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि किसी नंद राजा ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था और एक आदि जिन्न की प्रतिमा अपने राज्य से लेकर गया था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है कि किसी नंद राजा ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था और एक आदि जिन्न की प्रतिमा अपने राज्य से लेकर गया था। मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि जब मैंने पहली बार यूपी पीसीएस दिया था और पहला जो क्वेश्चन था वो यही था 1997 में। और मैंने तब जब ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने कहा ये कैसा अद्भुत सा क्वेश्चन है कि एक नहर का निर्माण करवाया कलिंग में। कलिंग पता था कि उड़ीसा को बोलते हैं, एक नहर का निर्माण करवाया, ये कहां पर लिखा हुआ है। मैंने कहा कलिंग में तो पता नहीं कितने नहरें, उस जमाने में बालमन जो था, मैंने कहा पता नहीं कितनी नहरें बनी होंगी, पता नहीं कौन कौन से अभिलेख रहे होंगे, लेकिन मेन जो था आंसर वो था खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का कहां से? उड़ीसा। ठीक है। नंद राजा ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था और आदि जिन्न की प्रतिमा अपने राज्य से में लेकर गया था। अच्छा जी। एक राट यानी समुद्र पर्यंत तक जिसका साम्राज्य विस्तार हो, इसकी उपाधि धारण करने के योग्य बना। कौन? महापद्मानंद। एक राट का मतलब होता है समुद्र पर्यंत तक जिसका साम्राज्य क्या हो? विस्तृत हो। एक राट की उपाधि धारण की। महापद्मानंद ऐतिहासिक काल का पहला राजा था जो एक छत्र राजा, एक राट आदि कहलाया। उसने उसकी साम्राज्य की सीमा पश्चिम में व्यास नदी तक थी। फिर दोबारा, ऐतिहासिक काल का पहला राजा जिसने एक छत्र राजा और एक राट की उपाधि धारण की, वो कौन था? महापद्मानंद। महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। इन लोगों ने 12 वर्षों तक शासन किया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज यानी उग्रसेन, अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। अग्रमीज को हाईलाइट कर दीजिए, मैंने बता दिया, यहां से क्वेश्चन बनता है। धनानंद के पास अतुल संपत्ति थी। जेनोफेन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति कहता है। टर्नर के अनुसार उसे धन एकत्र करने का व्यसन था। उसने 80 करोड़ धन राशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छुपा कर रखा था। 80 करोड़, कितना? और 80 करोड़ ये नोट नहीं थे कागज के, ये स्वर्ण मुद्राएं थी। तो 80 करोड़ अगर सोना मिल गया जिस दिन, सोचो आप। तो टर्नर के अनुसार उसे धन एकत्र कर, टर्नर लिखता है इस चीज को, क्या लिखता है कि धन एकत्र करने का व्यसन था। उसने 80 करोड़ धन राशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छुपा कर रखा था। उसने पशुओं, वृक्षों, पत्थरों आदि पर कर लगाकर अत्यधिक धन संचित किया। कथासरित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। कथासरित सागर जो सोमदेव की है, किताब है कथासरित सागर, सोमदेव की कथासरित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। वेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे जो नंद राजा के 7 बहुमूल्य पदार्थों के संचित कोष का प्रतिनिधित्व करते थे। 7 बहुमूल्य पदार्थों के संचित कोष का। अतुल संपत्ति होने के बावजूद भी वह जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सका। जनता इससे घृणा करती थी। एक बार उसने कौटिल्य चाणक्य को यज्ञशाला में अपमानित कर दिया जो उसके विनाश का कारण बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का उन्मूलन कर दिया। ये तो पता ही है आपको, है ना। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इसका अपमान कर दिया। कौटिल्य ने अपनी शिखा खोल दी। उसने कहा तब बंद करूंगा। दो शपथ खाई उसने, जब तक मैं इस देश को यवनों की सत्ता से मुक्त नहीं कर देता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और दूसरा उसने कहा जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता तब तक मैं शिखा नहीं बांधूंगा। और यहीं पर वो कहता है कि शिक्षक साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। कौन? और फिर क्या करता है? फिर ढूंढता है किसको? फिर ढूंढ रहा होता है तो एक बच्चा एक ऊंचे से टीले पर बैठकर और बच्चों का न्याय कर रहा होता है। उस खेल का नाम राजकीलम था। यूपी पीसीएस वालों ने पूछा कि जब चाणक्य ने पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य को देखा वो कौन सा खेल खेल रहा था? राजकीलम, यानी खुद राजा बना हुआ था, एक ऊंचे टीले पे बैठा हुआ था और क्या
न्याय कर रहा था, उसने कहा यही है वो जो अब क्या करेगा, नंद वंश का समूल नाश करेगा। तो चाणक्य ने क्या किया, उसको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। चाणक्य ने यह नहीं देखा कि उसका परिवार और कुल नहीं देखा, जबकि वो मोर पालकों की पुत्री का पुत्र था, मौर्य था, ठीक है। और इस देश में जो बार बार बोलते हैं कि जी शिक्षा का अधिकार नहीं था चतुर्थ वर्ण को, तो लेकिन उसने चौथा वर्ण उठाया, क्या क्या करने के लिए, राजा बनाने के लिए। किसने, चाणक्य ने। तक्षशिला ले गया जहां का प्राचार्य था वो, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी, और उसके बाद खुद उसका मंत्री बनकर, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री बनकर फिर लड़े। और फिर इस तरफ से चाणक्य विद्वान था, तो उस तरफ से भी एक था, कौन, अमात्य राक्षस, किसके साथ, नंद वंश के साथ, धनानंद के साथ। दोनों के बीच में जो कूटनीतिक युद्ध होते हैं, उनके बारे में बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़िए, क्या क्या हुआ था, जहरीली पोशाक पहनाने से लेकर और क्या नहीं दिया एक दूसरे को। तो कसम खा ली थी कि नंद वंश का समूल नाश करना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का उन्मूलन कर दिया। नंद राजाओं ने ही सर्वप्रथम उत्तर भारत में एक छत्र शासन की स्थापना की। इसके नेतृत्व में मगध राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्धशाली बन गया। हिमालय पार के देशों से इनका व्यापारिक संबंध था। साइबेरिया से ये स्वर्ण प्राप्त करते थे। जेनोफेन ने साइरोपेडिया में बताया है कि भारत का एक राजा पश्चिमी एशियाई देशों के झगड़ों की मध्यस्थता की इच्छा रखता था। वह अत्यधिक धनी व्यक्ति था। जेनोफेन का संकेत धनानंद की ओर है। नंद शासकों ने विद्वानों को भी संरक्षण दिया। पाणिनि महापद्मनंद के मित्र था। पाणिनि अष्टाध्यायी जिन्होंने लिखी है वो महापद्मनंद का मित्र था। नंद दरबार में वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान रहते थे। नंद राजा जैन मतानुयायी थे। नंद राजा क्या थे, जैन धर्म को मानते थे। वररुचि, ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे भाई। वररुचि हो गए, कात्यायन हो गए, उपवर्ष हो गए और वर्ष हो गए, ये सब क्या थे, विद्वान थे। किसके दरबार में, नंदों के दरबार में। वररुचि का नाम, कात्यायन का नाम, उपवर्ष और वर्ष का नाम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं धार्मिक आंदोलन यानी रिलीजियस मूवमेंट।